हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। ये चैप्टर मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, द रीजन इज माय इंटरेस्ट इन बिजनेस एंड माय इंटरेस्ट इन द स्टार्टअप वर्ल्ड। और इसी की वजह से इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एग्जाम्पल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत सारे मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, किस किस तरीके से स्टार्टअप बनाने की कोशिश की, कई बार फेल भी हुए। तो अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस हुए, तो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे इसके साथ साथ में इंडिया का जो स्टार्टअप सिस्टम है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि जब भी हम इस वर्ड के बारे में बात करते हैं स्टार्टअप, तो एक मैं आपको पर्सनली कुछ बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने एमबीए में था 2006 से लेकर 2008, तब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया था। यू में उस जिसको एमबीए कहते हैं, पीजीडीएम कहते हैं। पीजीडीएम इज लाइक एमबीए ओनली। तो उस मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पढ़ाया जाता था और मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में था। मार्केटिंग एंड एचआर मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो सो ड्यूरिंग माई दैट ड्यूरेशन, 2 साल की जो मेरी पढ़ाई थी वहाँ पे, लेकिन तब ये वर्ड स्टार्टअप वर्ड पॉपुलर नहीं हुआ था। तब ऐसा कोई वर्ड इंडिया में हमने सुना भी नहीं था कि स्टार्टअप कोई वर्ड होता है। तब हमने अलग अलग फॉरेन ऑथर्स की बुक कोई पढ़ा था, मार्केटिंग के लिए फिलिप कॉटलर कोई पढ़ा था। लेकिन उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, 2008 के बाद जब दौर आया, जब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज बननी शुरू हुई, 2008 के आसपास फ्लिपकार्ट बनी थी। सचिन बंसल, बिनी बंसल, दो लोगों ने मिलकर फ्लिपकार्ट को बनाया और धीरे धीरे फ्लिपकार्ट जो थी वो पॉपुलर होनी शुरू हो गई। और फिर एक दौर आया 2012-13 के आसपास, एक दौर आया जब इंडिया में स्टार्टअप वर्ड जो था वो पॉपुलर होने लगा। तो उसके बाद में ये वर्ड और पॉपुलर होते होते और आजकल सबकी जबान पे है एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट कि स्टार्टअप का मीनिंग क्या होता है। ये सब लोग जानते हैं, बोलते हैं कि कोई भी अगर नया बिजनेस है, इनोवेटिव आइडिया अगर आप लेकर आ रहे हो तो वो स्टार्टअप है। लेकिन पहले भी तो होते थे बिजनेस, पहले भी तो आइडियाज आते थे। स्टीव जॉब्स को भी का आइडिया आया था, बिल गेट्स को भी विंडोज का आइडिया आया था। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट को जब शुरू किया था तो उनके दिमाग में भी आइडिया था कि हम इनिशियली बुक सेल करेंगे। और बुक सेल करते करते फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए और बाद में फ्लिपकार्ट जो है वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ऐसे ही शुरुआत हुई होगी उबर की, ऐसे ही ओला की शुरुआत हुई इंडिया में, ओला कैब्स की शुरुआत ऐसे ही हुई। और उसके साथ साथ में आप एयरबीएनबी का एग्जाम्पल ले लो, ओयो का एग्जाम्पल ले लो। ये बहुत बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स है जो कि इंडिया में बन चुकी हैं। और उसके बाद में एक दौर आया 2014 के बाद का जो दौर था, उसमें जब गवर्नमेंट आई, जब नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में स्टार्टअप के लिए पॉलिसीज अनाउंस हुई। और पॉलिसीज अनाउंस होने के बाद में फिर धीरे धीरे इंडिया में एक स्टार्टअप की लहर सी आ गई, है ना। उसके बाद में बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंटेंट बनाने लगे, बताने लगे स्टार्टअप क्या होता है, क्या स्टार्टअप के बेनिफिट्स होते हैं, फंडिंग मिल सकती है, आप पैसे वाले बन सकते हो। फिर जोमेटो के बारे में लोगों ने सुना, फिर भारत पे के बारे में सुना, फिर शार्क टैंक इंडिया आया, शार्क टैंक इंडिया के फिर अलग अलग सीजन्स आए, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, ऐसे अलग अलग जो शोज आए, उन्होंने फिर स्टार्टअप कल्चर को और प्रमोट कर दिया। तो लेकिन अब ये काम कैसे करता है, इसका पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ स्टार्टअप का एग्जाम्पल भी देखेंगे। आप लोगों ने जितनी मैं स्टार्टअप्स के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि नाइका का आप एग्जाम्पल ले लो, पेटीएम का एग्जाम्पल ले लो, जोमेटो का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ये बहुत बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स जो है बन सकती है, बन चुकी हैं, बन सकती नहीं है, बन चुकी हैं। आप फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेते हो, फ्लिपकार्ट को बाद में किसने खरीद लिया? तो फ्लिपकार्ट को बाद में एक्वायर कर लिया वॉलमार्ट ने। तो ये फिर इनिशियल इनके जो शुरुआत थी, जो इन बिगिनिंग थी इन कंपनीज की, अब फ्लिपकार्ट का जो प्राइस था, जितने प्राइस में सेल हुई थी, 1 लाख करोड़ प्लस में फ्लिपकार्ट जो थी वो सेल हुई थी। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन वो 1 लाख करोड़ प्लस का अमाउंट था जितने अमाउंट में फ्लिपकार्ट सेल हुआ था। और फ्लिपकार्ट एक ऐसा ब्रांड जिसने कि इंडिया में अमेजोन के साथ में compete किया, अमेजोन के साथ। अब उसको वॉलमार्ट जो है वो उसको बेसिकली ओन करता है। तो यहाँ पे अब इतनी सारी स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी के नाम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। डिलीवरी का आप एग्जांपल ले सकते हो, और ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके आईपीओ आ चुके हैं। ओयो का, ठीक है, आप ओयो का एग्जांपल ले लो। आपके आसपास आपको बहुत सारी स्टार्टअप्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। अपना मोबाइल फ़ोन निकालोगे तो मोबाइल फ़ोन में भी आपको अलग अलग जो ऐप्स मिलेंगी, उसमें कोई ना कोई स्टार्टअप आपको ज़रूर मिलेंगे, जो हमारी अब डेली लाइफ में इनका रोल काफ़ी बढ़ गया है। आप एग्जाम्पल ब्लिंकिट का ले सकते हो, ब्लिंकिट जिसको बाद में जोमेटो ने एक्वायर कर लिया। सो अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो कौन कौन सा बेसिकली लॉ है, इसका लॉ कौन कौन सा है। अब ये मत पूछना सर आपकी स्टार्टअप क्या क्या हुआ, आपने जब स्टार्टअप किया, तो मेरे प्लीज़ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप मत पूछना।
ठीक है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ में शेयर कर सकूँ, तो देखो लर्निंग आपके साथ शेयर कर सकूँ, ये मेरा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, लेट्स टॉक अबाउट DPIIT नोटिफिकेशंस के बारे में। नाउ व्हाट इज DPIIT नोटिफिकेशंस? सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसका नाम पहले हुआ करता था, ठीक है, इसका राइट DPIIT का पूरा नाम होता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन इसका नाम होता था। और 2019 में बेसिकली इसका नाम क्या हो गया था, इसका नाम जो था वो रीनेम हो गया था एंड इट वाज स्टैब्लिश्ड इन, ठीक है, 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। और बाद में इसका नाम क्या हो गया, दोबारा से बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट फॉर, आपको ये नाम याद रखना है, आंसर में लिखकर आना है आपको ये नाम, इस चैप्टर में सुपर इंपॉर्टेंट है ये नाम, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो DPIIT नोटिफिकेशन आते हैं और वही नोटिफिकेशन हमें बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टार्टअप के डेफिनेशन में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा द कंपनीज एक्ट 2013, ओके ये देखो फिर आ गया द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स, तो ये आ गया सेकेंड एग्जाम्पल। तो कंपनीज एक्ट 2013 और रूल्स भी किसके एग्जाम्पल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल यहाँ पे कवर हो गया। और उसके बाद में थर्ड कौन सा आ गया, सो थर्ड वन वुड बी द इनकम टैक्स एक्ट 1961, थर्ड आ गया द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। ये तीन लॉज हैं बेसिकली। तो जब भी वर्ड आता है ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो उसका सिंपल सा मतलब है इट इज टॉकिंग अबाउट द लॉ, कौन से रूल्स रेगुलेशंस आ रखे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो 1985 में स्टैब्लिश किया हुआ था ये बेसिकली DPIIT जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और 2019 में इसका नाम जो था वो रीनेम हो गया था। इनिशियली इसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, और बाद में नाम हो गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि 2019 में रीनेम हुआ था। और 2000 में इसको मर्ज कर दिया गया था गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट के साथ में, जिस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एनीवेज, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, ये बेसिकली डिस्कस किया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए जो भी मैं आपको ये चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा मॉड्यूल का जो सीक्वेंस है, हम उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, लेकिन विथ मोर एग्जाम्पल्स एंड विथ मोर सिंप्लीफाइड वे में हम इसको कवर कर रहे हैं। तो ये डाउट मत रखना, ये आप पढ़ने के बाद में ये पूरे नोट्स आपको मेरे बुक में मिल जाएंगे, इसके थ्रू आप इसको प्रॉपर प्रिपेयर करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। अभी साथ साथ में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। तो देखो, जब भी किसी स्टार्टअप की शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत किससे होती है, शुरुआत होती है बेसिकली किसी एक आइडिया से, किसी पर्सन को आइडिया आएगा, जैसे कि स्टीव जॉब्स को आइडिया आया, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को एक आइडिया आया, ओयो के फाउंडर को एक आइडिया आया, बड़ी बड़ी कंपनीज के, पेटीएम के फाउंडर को जब वो यूएस में गए, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक उन्होंने रिक्शा किया और ऑटो किया, बेसिकली रिक्शा या ऑटो उन्होंने किया। और जब उसको पेमेंट करने की बात आई, तो उसने कहा कि आप मेरे को ना ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो अगर आपके पास में कैश नहीं है। तो तब उन्हें वहाँ से यूएस में जब वो थे, तो यहाँ से उन्हें ये आइडिया आया कि ऐसा एक प्रोडक्ट हम इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए आइडिया। और आइडिया के बाद में फिर क्या बनाता है, जो भी उस प्रोडक्ट को बनाना चाहता है वो बनाता है उसका एक प्रोटोटाइप। ये होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने की स्टेजेस, उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप आपने सुना होगा कई बार, अगर आपने ऑटो एक्सपो में अगर आप कभी गए हो, या अगर आप कभी टीवी पे आप ऑटो एक्सपो देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक कार का एक प्रोटोटाइप जो होता है ना प्रेजेंट करते हैं। कई बार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी ना अपने इंजीनियरिंग में एक प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो किसी कार का एक प्रोटोटाइप जो है बना देते हैं। प्रोटोटाइप जो है ना, वो एक ड्राइंग भी हो सकती है कि आपने पेपर पे एक ड्राइंग बना दी, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोटोटाइप। ये आपने देखा होगा कि आजकल इन दिनों ना हम फ्यूचरिस्टिक कार्स के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग कार्स के बारे में। तो इन दिनों देखा गया है कि ग्लोबली ना बहुत सारी कंपनीज, चाइना की, जापान की, वो कंपनीज ना एक प्रोटोटाइप जो है वो लेकर आ रही हैं कि उड़ने वाली कार जो होंगी वो कैसी होंगी।
तो वो बेसिकली एक ड्रोन स्टाइल की जो कार है ना, एक काइंड ऑफ ड्रोन, जैसे कि ड्रोन जिस तरीके से उड़ता है उस तरीके से उन्होंने कार को ड्रोन की शेप में बना दिया है, जिसमें कि 1 सीटर 2 सीटर वो हो सकता है। और तो वो होता है क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल ए प्रोटोटाइप। तो जब भी कोई स्टार्टअप किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है तो पहली स्टेज फिर यही आती है कि वो पहले एक आइडिया आया, उस आइडिया से उसने क्या बनाया, उसका एक प्रोटोटाइप बनाया। और प्रोटोटाइप बनाने के बाद में वो स्टार्टअप क्या बनाती है, फिर वो बनाती है एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वेबसाइट जो है ये कितनी हिट होगी, ये वेबसाइट हिट होगी कि वेबसाइट फ्लॉप होगी। तो आपने क्या किया, एक सिंपल सी वेबसाइट खुद से डिजाइन करके और इंटरनेट पे उसको जगह जगह प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिससे कि आप ये देखना चाहते हो, जिससे कि आप देखना चाहते हो कि लोगों का इस वेबसाइट में कितना इंटरेस्ट है। जब स्टार्ट हुई थी उबर की, जब शुरुआत हुई थी, तो उबर के फाउंडर्स ने क्या किया था, सैन फ्रांसिस्को में, वहां पे उन्होंने बेसिकली ये एक वेबसाइट नॉर्मल सी बना दी और उसको लाइव कर दिया। और उसका पर्पस था ये चेक करना कि कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा आता है, या फिर जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं वो उससे कैब बुक करने में कितना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो ये एक तरीके से ना मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, एक आपके पास में एक, मैंने कहा ना, एक बेसिक वेबसाइट है, वो भी एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट का एग्जांपल है, जिसमें आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक बेसिक वेबसाइट बना के आपने इंटरनेट पर उसको लाइव कर दिया। फिर आप ये देख रहे हो कि उसमें एंगेजमेंट कितना आ रहा है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, फीडबैक्स दे रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं, और कितने लोग नहीं आ रहे हैं। तो इसके थ्रू हमें आगे बढ़ने का हिम्मत मिलती है, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस मिलता है, जब हम एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर देते हैं। इसी के थ्रू हमें इन्वेस्टर से फंडिंग भी मिलती है। नॉर्मली इन्वेस्टर्स यही बोलते हैं कि जब तक आपके पास में एमवीपी नहीं होगा, एमवीपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, तब तक हम आपको फंडिंग नहीं देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक ऐप बनाई है और आपकी ऐप भी जो है फूड डिलीवरी की ऐप है, तो आपने फूड डिलीवरी की ऐप बनाकर आपने इन्वेस्टर के सामने उसका डेमो दे दिया, या फिर आपने ये बोला कि इसको मैंने लाइव किया है और इतने लोग इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो अब आपको क्या होगा, इससे हम ये जज कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको इन फ्यूचर रिस्पॉन्स मिलेगा या रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये हमें किससे पता लग रहा है, ये हमें एमवीपी से पता लग रहा है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से हमें इस बात का आइडिया लग रहा है कि इस प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया, उससे पहले एक प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप तो पेपर पे बनता है, वो पेपर पे बनता है, मैंने कहा ना, एक ड्राइंग भी हो सकती है, या फिर आपने एक कार का मॉडल बना दिया। ऑटो एक्सपो में आप जो कार्स देखते हो सारी सारी क्या है, प्रोटोटाइप ही होती हैं। और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो होता है, जो कि कस्टमर्स के बीच में उतार के उसको टेस्ट किया जाता है कि लोग उस प्रोडक्ट को कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इफ दे आर गिविंग इट ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर दे रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक तरीके से फिर क्या मिल जाता है, देन यू गेट वैलिडेशन फ्रॉम कस्टमर्स। तो फिर जब लोग उसके लिए पे करने तैयार हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए जब लोग पे करने तैयार हैं, देन यू गेट वैलिडेशन फ्रॉम कस्टमर्स। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जो है ना, ये स्पॉटिफाई के फाउंडर्स ने बनाया था। जब उन्होंने स्पॉटिफाई को शुरू किया था ना, तो तब उन्हें लगता था कि लोग म्यूजिक स्ट्रीम करने के लिए पैसा कौन देगा, उनके दिमाग में यही था। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि क्यों ना म्यूजिक स्ट्रीम करने के साथ साथ वहां पे एड्स भी चलाए जाए। तो उन्होंने उसको कंबाइन करके स्पॉटिफाई को उसका एमवीपी पहले बनाया था, और वो जब उन्होंने टेस्ट किया तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और बाद में स्पॉटिफाई जो है वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो हर बड़ा जो स्टार्टअप बना है उसने कहीं ना कहीं पहले अपने प्रोडक्ट को ऐसे क्या किया है, टेस्ट किया है। फिर वैलिडेशन फ्रॉम कस्टमर्स बेसिकली क्या होता है, जब व्हेन कस्टमर इज विलिंग टू पे, when customer is willing to pay for your product or service, this is what we call validation from customer। जब पे करने के लिए तैयार है कि आपका प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, मैं इसको पे करने के लिए तैयार हूं, तो आपको अपने प्रोडक्ट का वैलिडेशन मिल गया, आपको सर्टिफिकेशन मिल गया कि हाँ मेरा प्रोडक्ट जो है वो चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को बनाती है, और उसके बाद में जब कस्टमर से वैलिडेशन मिल गया है, जब कस्टमर पे करने तैयार हो गया है, तो उसके बाद में जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। फिर वहां से उस स्टार्टअप की जो ग्रोथ है वो शुरू होती है। आ गई आपको ये बात समझ में? इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। तो पहला, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम 3 लॉज यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे। एक मैंने आपको बता दिया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मेरे साथ में बार बार प्लीज बोलिए, DPIIT बार बार बोलिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी फेस टू फेस क्लासेस में, हाँ मैंने बहुत देखा है ऐसा, स्टूडेंट्स जो है वो नाम भूल जाते हैं। आप ना भूलो इसलिए बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड,
और इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। फिर बोलते हैं कि सर आप रिपीट क्यों करते हो इतना, इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ध्यान नहीं देते एक बार में, ये प्रॉब्लम है। फिर कौन सा देखेंगे, फिर हम यहाँ पे स्टार्टअप के लिए कंपनीज एक्ट को देखेंगे और इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको देखेंगे। स्टार्टअप कैसे शुरू होता है ये मैंने आपको बता दिया। पहला शुरू होता है उसका आइडिया, फिर बनता है उसका प्रोटोटाइप। जब अभी आइडिया आया, अभी ये पेपर पे है, अभी ये पेपर पे है, अभी आपने इसको एक तरीके से टेस्टिंग किया है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो टेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर शहर में टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सैन फ्रांसिस्को के लिए उन्होंने क्या किया था, टेस्ट किया था उबर को। तो वहां से उसके बाद वैलिडेशन फ्रॉम कस्टमर, व्हेन कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, एंड देन आप उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करके उसकी ग्रोथ के ऊपर क्या करते हो, फोकस करते हो। अब ये बात तो हमने स्टार्टअप के बारे में कर ली है। अब क्या होता है, हर स्टार्टअप को कुछ इनिशियल एग्रीमेंट्स जो है वो साइन करने पड़ते हैं। तो वो इनिशियल एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, देखो उसके बारे में भी बात करते हैं। अब देखो पहले ट्रेडिशनली ना स्टार्टअप वर्ड नहीं कहा जाता था। ट्रेडिशनली हम बोलते थे क्या, कि बिजनेस कर रहा है कोई पर्सन, कोई काम कर रहा है तो हम बोलते थे बिजनेस कर रहा है। आजकल क्या बोलते हैं, आजकल बोलते हैं स्टार्टअप। तो एक स्टार्टअप में और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है ये भी जरा जान लो आप, क्योंकि ये हमें जानना बहुत जरूरी है। देखो डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको बताता हूं। बिजनेस में फर्स्ट डे से व्हाट यू वांट प्रॉफिट। आपको पहले दिन से प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा बिजनेस को बंद कर दोगे। और स्टार्टअप में क्या होगा, स्टार्टअप में इनिशियली प्रॉफिट चाहिए ही नहीं होता। स्टार्टअप में इनिशियली उनको सिर्फ क्या चाहिए होता है, उनको रेवेन्यू चाहिए होता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीजें होती है। रेवेन्यू से मेरा मतलब है टर्नओवर। टर्नओवर आपको मैं बड़ी बड़ी स्टार्टअप का एग्जांपल दूं, मैंने आपको बताया भी था पहले कि पेटीएम जो है ना, पेटीएम बड़ी मुश्किल से, इनफैक्ट पब्लिक इशू आने के बाद भी पेटीएम जो थी वो प्रॉफिट में नहीं थी। सेम हाल जोमेटो का, इतनी सारी डिलीवरीज है फिर भी जोमेटो जो है वो लॉस में है। लेकिन फिर ये कंपनीज काम कैसे करें, क्योंकि इन कंपनीज में क्या रहा है, टाइमली प्रॉपर इनके पास में फंडिंग आ रही है और जिसकी वजह से ये कंपनीज काम कर पा रही हैं। और रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि एक बिजनेस का मेनली फोकस इस बात के ऊपर होता है कि अगर 100 रुपए की भी सेल हो ना, तो 100 रुपए की सेल पे उनको एटलीस्ट 5 रुपीज का प्रॉफिट लास्ट में बचना चाहिए। तो 95 रुपीज उनकी कॉस्ट आ गई, 5 रुपीज उनका प्रॉफिट है, 5% का प्रॉफिट उनको हो रहा है, ये 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बिजनेस ये चीज पहले कंसिडर करता है। स्टार्टअप ये बोलेगा कि 100 रुपए अगर उनके पास में आ रहा है, 100 रुपए आ रहा है तो शुरू में 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 100 रुपए का उनको रिटर्न आ रहा है, बट वो 100 रुपए के बदले में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि आप बोलोगे कि सर लॉस तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, रिटर्न तो उनका 10% का है और इन्वेस्टमेंट का 90% का। यस, स्टार्टअप जो है वो कैश बर्न के ऊपर काम करते हैं। आप देखो बिजनेस कैसे शुरू होता है। अब आप बड़ी बड़े एग्जाम्पल लो, बड़ी बड़ी कंपनीज का, आप रिलायंस का, टाटा का या आईटीसी का, इंफोसिस का, किसी भी आप बड़ी कंपनी का, एशियन पेंट्स का, हीरो का, किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल लो। ये कंपनी शुरू से ही ना प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रही थी और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते करते धीरे 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 क्या बना लिया, इन्होंने अपना एक बिजनेस एम्पायर जो था वो खड़ा कर लिया। अब जब रिलायंस ने जियो को स्टार्ट किया, तो रिलायंस ने जियो को स्टार्ट करने के पीछे 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया था। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसलिए ऐसे टेलीकॉम जैसे बिजनेस को शुरू करने के लिए ना बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, देखो ऐसा नहीं कि रिलायंस और टाटा जैसी कंपनीज इस तरीके से काम नहीं करती। अब स्टार्टअप कैसे काम करेगी, स्टार्टअप इनिशियली इस बात के ऊपर फोकस करेगी नहीं कि 6 महीने में मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। स्टार्टअप मार्केट शेयर कैप्चर करने के ऊपर काम करती है। स्टार्टअप का फोकस है कि मार्केट शेयर कैप्चर करते जाएं। आज हमारा 5% का मार्केट शेयर है, कल उसको 10% करना है, 15% करना है, 20% करना है। हम कम पैसे में सर्विस देंगे, कम बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे देंगे, क्योंकि हमारा पर्पज है कस्टमर एक्वायर करना। पेटीएम जब शुरू हुआ था तो पेटीएम ने किसके ऊपर फोकस किया था, पेटीएम का मेन फोकस था कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर। तो वो लोग कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर फोकस करते हैं। वो लोग पेटीएम वाले कैशबैक ऑफर कर रहे थे, आपने देखा होगा बहुत सारे कैशबैक ऑफर करते हैं। तो उसका पर्पज ही होता है कि कस्टमर जो है उनके प्लेटफॉर्म पे बना रहे। स्टार्टअप को पैसा इनिशियली, प्रॉफिट इनिशियली कमाना नहीं होता। वो कहते हैं बाद में कमा लेंगे, शुरू में हम क्या देंगे, शुरू में हम फ्री में देंगे या शुरू में हम बहुत कम प्राइस पे देंगे। शुरू में दे हेविली इन्वेस्ट ऑन, किस पे इन्वेस्ट करते हैं, एड्स पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एड्स के ऊपर। ठीक है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनका पर्पस होता है हमारा ब्रांड की अवेयरनेस ना फटाफट बढ़ जाए। मतलब उनको स्टार्टअप्स को बेसिकली यही रूल होता है कि आइदर गो बिग और गो होम, गो बिग और गो होम। तो उनको गो बिग जाना है तो उनको इनिशियली क्या चाहिए, बहुत ज्यादा कैपिटल कैश बर्न करना होता है।
बहुत सारा पैसा जो है वो उनको लगाना होता है एडवर्टीजमेंट पे, मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे। मतलब उनको ग्रोथ चाहिए होती है, और वो मतलब उनको इनिशियली उनको ये चाहिए कि हमें भाई क्रेजी ग्रोथ चाहिए। एक नॉर्मल बिजनेस जो होगा ना वो कभी भी इतना कैश बर्न नहीं करता है एक साथ में। तो वो क्या करता है, वो एक अपनी स्पीड से ग्रो करता है धीरे धीरे। एग्जाम्पल लो जीरोधा का। जीरोधा इज ए बूट स्ट्रैप्ड कंपनी। अगर आप पूछ रहे हो कि सर बूट स्ट्रैप्ड क्या होता है, बूट स्ट्रैप्ड बेसिकली वो कंपनी होती है जिस कंपनी में किसी और का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप्ड। जिसमें फाउंडर का पैसा लगा हुआ है वो बूट स्ट्रैप्ड है। और जीरोधा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। निखिल कामत, नितिन कामत, उन्होंने आज तक किसी से पैसा लिया ही नहीं। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन किसी से उन्होंने पैसा लिया नहीं। और एक होती है फंडेड स्टार्टअप। फंडेड स्टार्टअप वो जो कि फंडिंग लेते हैं, जैसे कि आप बाइजू का एग्जाम्पल ले लो, आप अनअकैडमी का एग्जाम्पल ले लो, और ऐसी बहुत सारी इंडिया में स्टार्टअप है, पेटीएम का, जोमेटो का, नाइका का। ठीक है, आप जितनी भी कंपनीज का बात करो, ये सब वो स्टार्टअप्स है जिन्होंने बेसिकली फंडिंग मार्केट से ली है। ठीक है, और ये मार्केट से फंडिंग लेकर ये कंपनीज धीरे धीरे अपना क्या कर रही हैं, मार्केट शेयर ग्रैब कर रही हैं। और स्टार्टअप्स का फोकस होता है कि इब्टा पॉजिटिव हो जाए, इब्टा। ठीक है ना, अर्निंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स अमोर्टाइजेशन, उससे। लेकिन बिजनेस का फोकस इसके ऊपर होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फोकस होता है, वो पैट पे फोकस करता है। स्टार्टअप इबिटा पे फोकस करता है, बिजनेस जो है वो पैट पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर फोकस करता है बिजनेस। ठीक है, तो इनिशियल एग्रीमेंट जो है वो क्या क्या होते हैं ये देखो। तो इनिशियल एग्रीमेंट जो ये साइन करते हैं वो होते हैं, एग्रीमेंट किसके, वो होते हैं बेसिकली फाउंडर्स के एग्रीमेंट होते हैं। अब आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, Cars24। ठीक है, वो भी क्या है, वो भी एक स्टार्टअप है। तो पहला आता है एग्रीमेंट कौन सा, पहला आता है फाउंडर्स एग्रीमेंट, और दूसरा आता है कौन सा, दो तरीके के एग्रीमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इनको साइन करने होते हैं विद देयर इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर बेसिकली क्या लेते हैं, अगर इक्विटी की फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी में इक्विटी तो लेंगे ना, अगर डेट की फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो क्रेडिटर बन जाएंगे। इतना तो आपने शार्क टैंक इंडिया देखा ही होगा, शार्क टैंक इंडिया के सीजन देखे होंगे आपने, तो इतना तो आपको नॉलेज होगा। नहीं देखा तो देख लेना, स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ आपको समझ में आएगा उस शो से। मैंने इतना नहीं देखा, मैंने शायद सीजन 1 के कुछ एपिसोड्स देखे थे, उसके बाद में नहीं देखा मैंने। तो फाउंडर एग्रीमेंट जो होता है वो बेसिकली किसके बारे में होता है, फाउंडर एग्रीमेंट जो होता है वो उसमें लिखा होता है अबाउट कमिटमेंट, अबाउट कमिटमेंट, ओनरशिप, अबाउट कमिटमेंट, ओनरशिप एंड कंट्रीब्यूशन। फाउंडर्स जो है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, कितनी इक्विटी लेंगे ऑफ द फाउंडर्स, ऑफ द फाउंडर, ऑफ द फाउंडर्स। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बताएंगे, उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मान लो कोई फाउंडर है, वो कोई पेटेंट लेकर आ रहा है, तो वो पेटेंट है, उनके पास में कोई ट्रेडमार्क है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली उनकी हो गई, कोई कॉपीराइट है उसके बारे में भी लिखा होगा। तो कमिटमेंट के बारे में, ओनरशिप के बारे में, कंट्रीब्यूशन ऑफ द फाउंडर्स, फाउंडर्स कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे इनिशियली, वो सब उसमें लिखा होता है। अगर हम बात करें शेयर होल्डर एग्रीमेंट के बीच में, तो ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, ये होता है बेसिकली जो फाउंडर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं। अब इनके बीच में भी क्या होता है, इनके बीच में भी एक, अब देखो पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया था पहले जैक मा ने, अलीबाबा, अलीबाबा जो चाइनीज कंपनी है उसके फाउंडर, एशिया के रिचेस्ट लोगों में से एक जैक मा। और जैक मा ने किस में इन्वेस्ट किया, पेटीएम में इन्वेस्ट किया। तो उन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया, तो विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा जो बेसिकली पेटीएम के फाउंडर हैं, और जैक मा, उनके बीच में क्या होगा, हुआ होगा, एक एग्रीमेंट हुआ होगा। तो फाउंडर और इन्वेस्टर्स के बीच में बेसिकली क्या होता है, एक एक एग्रीमेंट होता है, और जो बेसिकली किसको कंफर्म करता है, टू कंफर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि अब इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा होता है, इन्वेस्टर के राइट्स के बारे में लिखा होता है कि इन्वेस्टर्स क्या क्या राइट्स होंगे। ठीक है, टू कंफर्म इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद में लिखा होता है किसके बारे में, उनकी जो टर्म्स है उसके बारे में लिखा होता है। फिर राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में लिखा होता है कि इन्वेस्टर्स के राइट्स क्या क्या हैं, राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। उसके बाद इन्वेस्टर्स कितने टाइम में कंपनी से एग्जिट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखा होता है एग्जिट क्लॉज के बारे में। ठीक है, एग्जिट क्लॉज एंड एनी अदर इंपॉर्टेंट, एंड एनी अदर इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट।
अब एक आपको मैं कंपनी बताता हूँ यूएस की, जिसका नाम है ब्लैक रॉक कैपिटल। ब्लैक रॉक कैपिटल के लिए बोलते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया की मैक्सिमम स्टार्टअप्स में उसका इन्वेस्टमेंट है, और सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे सारी बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स में उस कंपनी का ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट है। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो हैं, या प्राइवेट इक्विटी बोल दो, या वीसीज आप बोल दो, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स जो है वो इंडिया में बनी हुई है, जो अलग अलग स्टार्टअप्स में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती हैं। और यूएस के बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी, और यूएस की जो फर्म्स हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी इंडिया की स्टार्टअप्स में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती हैं। मैंने आपको जैकमा का एग्जाम्पल दिया, आप सॉफ्ट बैंक का एग्जाम्पल लिख लो कि सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया था। अब देखो सॉफ्ट बैंक के दो इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था ओयो में, तो ओयो में उनका इन्वेस्टमेंट जो था वो काफ़ी बढ़ा, उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी बेसिकली। कैसे बढ़ती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बढ़ती है वैल्यूएशन पे। अब वैल्यूएशन क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो बता देता हूँ। वैल्यूएशन इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कि किसी भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी भी स्टार्टअप का आज की डेट का टर्नओवर कितना है। तो मैं बोलता हूं कि मान लो मेरी स्टार्टअप जो है उसकी आज की डेट का एक साल का टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ रुपए। तो अब उसका वैल्यूएशन क्या होगा? अब वैल्यूएशन मतलब उस स्टार्टअप की वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखा जाएगा कि आपकी स्टार्टअप कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है। तो मैं बोल देता हूं कि मेरी जो स्टार्टअप है वो एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करती है। तो फिर वो देखेंगे कि अच्छा ठीक है, इस इंडस्ट्री में तो ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या करेंगे, वो स्टार्टअप की अब मेरी क्या लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे। अब वैल्यू मल्टीपल होती है किसका? रेवेन्यू का मल्टीपल होती है वैल्यूएशन। तो हो सकता है कि वैल्यूएशन हो जाए 5 करोड़, 10 करोड़ वैल्यूएशन। तो 10 करोड़ क्या हो गई? स्टार्टअप की वैल्यूएशन हो गई है। अब क्या हुआ, 10 करोड़ के बेसिस पे ही शेयर्स जो है मैं सेल कर सकता हूं। अब कोई मुझसे मेरी स्टार्टअप के शेयर्स मांगेगा तो मैं उसको बोलूंगा 10 करोड़ की वैल्यूएशन है, आप बताओ आपको कितने शेयर चाहिए। इफ यू वांट 10% ऑफ माई स्टार्टअप तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो और 10% शेयर ले लो। गिव मी वन सी आर, गिव मी 1 CR एंड टेक 10% इक्विटी। ये मैं उसको बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो मेरी स्टार्टअप की अब मान लो मेरी स्टार्टअप का टर्नओवर जो है नेक्स्ट ईयर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। तो वो जो 100 करोड़ हो गया ना, तो उससे पता क्या हुआ, जिसने मेरे शेयर 1 करोड़ में खरीदे थे उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ के कितनी हो गई है, 10 टाइम्स हो गई है, 10 करोड़ हो गई है। इसलिए जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं या जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। लोग जैसे प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी को इस उम्मीद से, इस एंटिसिपेशन में, इस एक्सपेक्टेशन में खरीदते हैं कि इन फ्यूचर इस प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा। वैसे ही लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप में भी इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर वो स्टार्टअप की वैल्यू बढ़ेगी ना। जब उस स्टार्टअप की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा। अगर आपने अश्नीर ग्रोवर की बुक पढ़ी हो, दोगलापन, एक बुक आई थी अश्नीर ग्रोवर की, दोगलापन, जो भारत पे के फाउंडर हैं, उस बुक को पढ़ना, मैंने उस बुक को पढ़ा था। तो उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि कैसे उन्होंने इन्वेस्टर्स का जो पैसा था उसको मल्टीप्लाई किया, कितना अच्छा रिटर्न दिया। तो स्टार्टअप में देखो पैसा इन्वेस्ट करना यस रिस्की होता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर ये देखो मैक्सिमम, देखो ये बात भी सच है कि 100 में से 90% स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाती हैं। 10% स्टार्टअप ही सर्वाइव कर पाती हैं और आगे ग्रो कर पाती है। लेकिन जो ग्रो कर पाती हैं, सर्वाइव कर पाती हैं, वो इन्वेस्टर को इतना अच्छा रिटर्न दे देती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि बाकी 90 से उनको लॉस हो गया। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट इज वाई दे आर वेरी ईगर टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, ठीक है, पूरी उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो अब मैं आपको बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ पॉइंट, जिसको आप देख लेना, ठीक है। एक बार इनिशियली मैं ही बोलता हूँ, लेट्स से कि इनिशियली एक स्टार्टअप बन गई, ठीक है। इनिशियली ये स्टार्टअप बनी, और स्टार्टअप बनने के बाद में क्या हुआ ये देखो। स्टार्टअप बनने के बाद में अगर उसका आईपीओ आ गया, आईपीओ आ गया, या फिर उसका मर्जर या एक्विजिशन हो गया, अब बताओ। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने यहाँ पे आईपीओ का, तो आईपीओ एग्जांपल देखो। जोमेटो का आईपीओ आ गया, जोमेटो पहले स्टार्टअप थी, ठीक है।
फिर मैं बोलूँगा पेटीएम का आईपीओ आ गया, ठीक है। मर्जर एक्विजिशंस की बात कर रहे हैं तो ये देखो, तो मर्जर एक्विजिशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप ब्लिंकिट का एग्जाम्पल ले लो। ब्लिंकिट एक ग्रॉसरी डिलीवरी की स्टार्टअप शुरू हुई थी। आप ब्लिंकिट का नहीं लें तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, किसका, फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लो, जिसको बाद में एक्वायर कर लिया किसने, वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। तो जब इनका मर्जर और एक्विजिशन हो जाता है, या जब इनका क्या आ जाता है, इनका जब इनिशियल पब्लिक ऑफर आ जाता है, जब ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, तो जैसे कि इनकी लिस्टिंग होती है, तो लिस्टिंग होने के बाद में क्या होता है, दे सीज टू रिमेन ए स्टार्टअप। अब ये क्या नहीं रहती हैं, अब उसके बाद में ये स्टार्टअप, इनका स्टेटस जो है स्टार्टअप का खत्म हो गया, अब इनको हम स्टार्टअप नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों नहीं कहेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, बस यहीं तक होती है। किसी बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो बड़ी कंपनी ने एक्वायर करने के बाद में, जैसे कि टाटा ने भी एक और स्टार्टअप थी ग्रोसरी डिलीवरी की, टाटा ने उसको एक्वायर कर लिया था, तो टाटा ग्रुप ने उसको एक्वायर कर लिया, तो बाद में वो स्टार्टअप का उसका स्टेटस जो था वो खत्म हो गया है। अब समझना ये है कि क्या स्टार्टअप की कोई टेक्निकल डेफिनेशन, कोई लीगली कोई डेफिनेशन स्टार्टअप की गिवन है, तो द आंसर इज यस। लेकिन ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में गिवन नहीं है। ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन बेसिकली DPIIT ने दी है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप के बारे में देखो, अब बात करते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट में कहीं भी स्टार्टअप डिफाइन नहीं है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप इज बेसिकली गिवन बाय, कौन दे रहा है, DPIIT। तो DPIIT कौन है यहाँ पे, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे DPIIT ने जब स्टार्टअप को लेकर नोटिफिकेशन निकाला था, तो यहाँ पे एक 2019 का 19th ऑफ Feb 2019 का एक नोटिफिकेशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम स्टार्टअप को पढ़ते हैं, और DPIIT ने डिफाइन किया अपने नोटिफिकेशन में, जो उनका एक GSR नोटिफिकेशन आया था कि स्टार्टअप क्या होती है। तो इन्होंने देखो कैसे डिफाइन किया इसको। सबसे पहले ये बोल दिया गया कि इफ इट इज, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेटेड एज, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, तो द फर्स्ट पॉइंट इज, या तो वो इनकॉर्पोरेट हुई है एज ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये। अब देखो प्राइवेट कंपनी मतलब कौन सा, कंपनीज एक्ट में, ठीक है। अगर वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी 2013 की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, या फिर वो बनी है कोई पार्टनरशिप फॉर्म, तो एक प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप बन सकती है, आंसर इज यस। तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म बनी है किसमें, सेक्शन 59 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये वाला पॉइंट आ गया। सोल प्रोप्राइटरशिप कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है वो कभी भी स्टार्टअप नहीं बन सकती, ये बात हमेशा याद रखना। ओनली ए प्राइवेट कंपनी, फिर मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म, या फिर कौन बन सकती है, कोई अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, कोई LLP है। और LLP को हम किस में देखते हैं, तो LLP को देखते हैं हम LLP एक्ट 2008 में, LLP एक्ट 2008। इन तीनों में से किसी को भी आप क्या बना सकते हो, स्टार्टअप बना सकते हो। तो आप बोलोगे सर अगर एक पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी कभी भी स्टार्टअप नहीं बनेगी। सेक्शन 8 कंपनी है, कभी भी स्टार्टअप नहीं बनेगी। निधि कंपनी देख लो, IFSC कंपनी देख लो, आप बाकी कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, कंपनी के हमने जो टाइप्स डिस्कस किए हैं, आप उनमें से कोई भी देख लो, ये सब स्टार्टअप नहीं बनती। स्टार्टअप बनने के लिए रिक्वायरमेंट है, प्रोप्राइटरशिप नहीं बनेगी, पार्टनरशिप बन सकती है, LLP बन सकती है, प्राइवेट कंपनी बन सकती है, ठीक है। लेकिन अब एक और बात याद रखना, अब एक बात और याद रखना कि इनको स्टार्टअप अगर हमने मान लिया है, तो हम इन्हें स्टार्टअप कहने का फायदा भी तो मिलना चाहिए ना। इन्हें कुछ स्पेशल एडवांटेजेस मिलते हैं, इसलिए इनका स्टार्टअप में अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। अब ये कंपनीज क्या करेंगी, ये कंपनी पहले जाएंगी DPIIT के पास में, इसका पूरा प्रोसेस मैं भी आपको बताऊंगा, और इनको रिकॉग्निशन मिल जाएगा एज ए स्टार्टअप।
मतलब आप एक प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, उसके बाद आप गए डीपीआईआईटी के पास में, और डीपीआईआईटी के पास में जाकर आपने क्या दे दिया, उनके पास एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी, और एप्लीकेशन सबमिट करके ये कहा कि हमें स्टार्टअप में रजिस्टर कर लो। डीपीआईआईटी ने कहा कि ठीक है, आपको हम स्टार्टअप में रजिस्टर कर रहे हैं। और डीपीआईआईटी ने देखा कि बिजनेस कैसा है, उस बिजनेस में कुछ नयापन है क्या, कुछ इनोवेशन है कि नहीं है, क्या उससे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है, रेवेन्यू आ रही है, तो फिर डीपीआईआईटी क्या कर देगा, उस कंपनी को स्टार्टअप डिक्लेयर कर देगा और उसका एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे देगा डीपीआईआईटी। तो ये डिफरेंस है जो हमें समझना है। हर कोई अपने आप को स्टार्टअप बोलता है, लेकिन वो स्टार्टअप होते नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्या, क्योंकि उनके पास में स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो ये देखना बहुत जरूरी यहाँ पे होता है। तो देखो, अब सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो है ये कितने टाइम के लिए मिलेगा। तो ये अवेलेबल होगा बेसिकली अप टू ए पीरियड ऑफ 10 years, 10 years from the date of incorporation, और यू कैन से रजिस्ट्रेशन। देखो, पहले ये 5 साल हुआ करता था, बाद में इसको अमेंडमेंट करके 10 साल कर दिया। तो 10 years तक एक कंपनी स्टार्टअप रह सकती है, और 10 years तक रहने का मतलब ये है कि उसको 10 साल तक वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो पहले 5 साल तक मिलते थे। क्या बेनिफिट मिलेंगे अभी उसके बारे में बताऊंगा। उसको बेनिफिट इनकम टैक्स लॉ में भी मिलते हैं, बेनिफिट कंपनीज एक्ट में मिलते हैं, अलग अलग लॉज में स्टार्टअप होने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशंस निकाल रखे हैं, उन बेनिफिट्स के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइवेट कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, 10 साल तक के लिए स्टार्टअप बन सकती है। लेकिन साथ में हम उसका देखेंगे टर्नओवर कितना है, हम उसके टर्नओवर को भी देखेंगे। अब इन 10 सालों में उसका जो टर्नओवर है, ठीक है, वो एक्सीड ना करे। ठीक है, टर्नओवर हैज नॉट एक्सीडेड, इससे एक्सीड ना करे, ये देख लो, हैज नॉट एक्सीडेड ₹100 करोड़, वो 100 करोड़ से ज्यादा एक्सीड ना करे, ये बात आप याद रख लेना। अगर 100 करोड़ से एक्सीड कर गया तो वो स्टार्टअप कैटेगरी में नहीं रहता। तो एक एस्पेक्ट तो ये आ गया कि जैसे किसी कंपनी का पब्लिक इशू आता है, वैसे उसका स्टार्टअप की कैटेगरी से उसका नाम खत्म हो गया, अब वो स्टार्टअप नहीं रही। और दूसरी बात यहाँ पे क्या आई, ठीक है, सेकंड एस्पेक्ट जो यहाँ पे आया, स्टार्टअप वर्ड जो है ना, सबसे पहले इस वर्ड को यूएस में यूज किया गया था, और इसको 1990s के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूज किया गया था। इंडिया में बहुत बाद में आया ये वर्ड, इंडिया में बहुत बाद में पॉपुलर हुआ ये वर्ड। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेशन ऑफ ए स्टार्टअप है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है अप टू ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपए तक एक्सीड ना करे, तब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप कह सकते हैं। लेकिन अभी हम टेक्निकली उसको स्टार्टअप कहेंगे, लीगली स्टार्टअप कहेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि उसने अपना स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं करवाया है। तो वो स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पर जाएगा, अप्लाई करेगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में क्या होगा, उसको फिर स्टार्टअप वाले सारे बेनिफिट जो है वो लीगली मिलने शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। ठीक है, ओके नाउ, तो रिकॉग्निशन यहाँ पे कौन देता है, मैंने आपको बताया डीपीआईआईटी यहाँ पे रिकॉग्निशन जो है वो देता है। तो डीपीआईआईटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डीपीआईआईटी, ये देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीपीआईआईटी के बारे में। तो क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे डीपीआईआईटी के। वो 3 एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, इसके ऊपर फोकस करना। इसका काम क्या क्या, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ, बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा, अब आप बोलिए। ठीक है, तो ये देखो, तो इसका, इस डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है, इस डिपार्टमेंट का मेन काम है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आईपीआर को कैसे प्रोटेक्ट करता है डीपीआईआईटी, ये मैं आपको बता देता हूँ। सो डीपीआईआईटी बेसिकली ये काम करता है
that it administers 6 acts। ठीक, 6 जो एक्ट है रिलेटेड टू आईपीआरस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो 6 लॉज हैं उनके बारे में बात। उसके साथ साथ डीपीआईटी बात करता है किसके बारे में, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो स्टार्टअप्स में आएगा, एफडीआई के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसके बारे में बात करता है डीपीआईटी। ठीक है, और डीपीआईटी का एक काम और है, एक फंक्शन इसका और है। ठीक है, एक फंक्शन और है कि प्रमोट करना। देखिए किसका प्रमोशन करना है, तो बोल दिया कि प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये काम करता है हमारा डीपीआईटी। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2000 में इसे मर्ज कर दिया गया था विद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में, और 2019 में इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया गया था। क्या ये तो हमने स्टार्टअप की डेफिनेशन को देख लिया है, और स्टार्टअप की डेफिनेशन को देखने के बाद में अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी। तो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें की गई है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल से पॉइंट है, और आपको मैं बता देता हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें स्टार्टअप की डेफिनेशन जो है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, अब इस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कब पॉलिसी आई थी, 2015 में बेसिकली इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है, मोदी जी ने पॉलिसी को 2015 में अनाउंस किया था, और 2016 में इसकी शुरुआत जो है वो हो गई थी। तो अभी देखो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये कब अनाउंस हुई थी, ये देखो। इट वॉज बेसिकली अनाउंस्ड ऑन 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ अगस्त 2015 को अनाउंस हुई थी। और अगर बात करें उसके लॉन्च के बारे में, तो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, ये आया था कब, ये आया था ऑन 16th ऑफ जनवरी 2016 को। तो 15 अगस्त 2015 को अनाउंस हुई थी, और उसके बाद में इसको अनाउंसमेंट के बाद में 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, इसकी शुरुआत जो है हो गई थी। और उसके बाद में जब से इसकी शुरुआत हुई है 2019 वाली, मैंने आपको बताई थी नोटिफिकेशन, तो बहुत सारी मतलब मोर देन 80,000, 2022 तक का अगर आप मुझसे डेटा पूछोगे ना, तो मोर देन 82,000 का स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है, जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्टअप्स का इंडिया में हो चुका है, इनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज ए स्टार्टअप। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। तो एक पूरा स्टार्टअप इंडिया का क्या बनाया गया है, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया। तो अब इसी स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान को डिस्कस करते हैं। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको हम समझ लेंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे करना क्या चाहती है। सबसे पहले गवर्नमेंट की बात समझ में आ गई। देखो कि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है ना, तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने आप प्रमोट होता है। और जब एक एंटरप्रेन्योर निकलेगा तो वो फिर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। जैसे कि आप जोमेटो का एग्जांपल ले सकते हो कि जोमेटो के कितने डिलीवरी पार्टनर्स हैं जिनको जिनको जोमेटो के थ्रू क्या मिलता है, जोमेटो स्विगी जैसी ऐप्स के थ्रू उनको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना।
ये तो है, मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जोमेटो के पास में इतना बड़ा नेटवर्क है जोमेटो का, कि जितना बड़ा नेटवर्क तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के पास में भी नहीं है। इतने डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ टाइम पहले उन्होंने कुछ सिटीज में अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया था, लेकिन द पॉइंट इज कि इससे बेसिकली क्या हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट इसको इतना प्रमोट कर रही है। देखो, जीडीपी में फायदा होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, वो सारी बातें तो अपनी जगह पर है, वो फायदा तो होता ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि सरकार के पास में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सरकार सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, हर किसी को सरकार एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकती, हमारी सरकार इस पोजीशन में है ही नहीं। और जब हम बात करते हैं कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, तो गरीबी कैसे हटेगी? वो ऐसी हटेगी ना कि फंडिंग सपोर्ट हो, और फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव्स हो। अब एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक यूट्यूब ने ऐड दिया था पेपर में, और यूट्यूब ने उस ऐड को देकर कहा था कि यूट्यूब जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में हर साल 6,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करता है। यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी में यूट्यूब का कंट्रीब्यूशन 6,000 करोड़ का है। जीडीपी में उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्लेम किया। तो अल्टीमेटली उससे भी क्या हो रहा है, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो, वो एटलीस्ट क्या कर रहा है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। तो सरकार भी चाहती है कि अगर इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है, पहला तो फ़ायदा यही होगा, फिर रेवेन्यू का फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे, ठीक है, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी। इंडिया बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बन सकता है। तो सरकार ने इसलिए एक स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान बनाया। सरकार ने कहा कि हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे, और स्टार्टअप्स को तो हम स्पेशल प्रिविलेज देंगे। तो ये चीज़ें सरकार ने बनाई। अभी ये सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग क्या है, फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव क्या है, और ये तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें सरकार किस तरीके से काम कर रही है, अब इनके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्जाम में इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी बताओ और व्हाट इज द एक्शन प्लान। तो आपको ये सारे पॉइंट लिखकर आने होंगे, इसीलिए इसके बारे में इतना डिस्कशन कर रहे हैं। रट लो इसको, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग याद करो, मेरे साथ में रिपीट करो, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। फिर सरकार किसके ऊपर फोकस कर रही है, गवर्नमेंट ऑल्सो फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री एकेडमिया, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। और किसके ऊपर फोकस कर रही है, इंक्यूबेशन के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है। ये देखा आपने पॉइंट, इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, ठीक है। ओके, नाउ तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग जो है, पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग जो है वो कैसे चलता है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, राइट, इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप, इन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, पहला सिंप्लीफिकेशन, दूसरा आ गया फंडिंग सपोर्ट इंसेंटिव, और तीसरा क्या आ गया यहाँ पे, थर्ड वन इज इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। तो इसके बारे में ही हमें अभी क्या करना है, फर्दर जो है वो डिस्कशन अभी हमें करना है। तो इसके आगे का जो डिस्कशन है वो हम करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं ताकि यहाँ तक कि आपको प्रॉपर क्लियरिटी हो। उसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।